अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो है लर्निंग इंग्लिश का, प्रैक्टिसिंग इंग्लिश का। और इस सीरीज में अभी तक हमने हेलो, हाय और हे कहना सीखा, इस पर हमने काम कर लिया है। और हमने सीखा था कि हाय, हेलो और हे यह जो है इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला वर्ड है, द मोस्ट स्पोकन वर्ड है। इसका इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं और इस लैंग्वेज में सबसे पहला सीखा जाने वाला वर्ड भी है। दो बात यहाँ पे मैं फिर से रिकॉल करना चाहूँगा। यदि आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सोल कौन है, इंग्लिश लैंग्वेज का आत्मा कौन है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ये बात कभी भूलिएगा मत। चलिए ठीक है, 2 से 3 बात रिकॉल करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का सोल किसे कहा जाता है? वॉवेल्स को। किसे कहा जाता है? वॉवेल्स को। जब भी आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सोल क्या है, व्हाट इज द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देन योर रिस्पॉन्स विल बी वॉवेल्स। एंड मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन वो डाल दे कि क्यों आप वॉवेल्स को इंग्लिश लैंग्वेज का सोल क्यों मान रहे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? किसी भी वर्ड के वर्ड बिना वॉवेल के नहीं बनता। बिल्कुल, एक सिंपल सा उसको जवाब दे देना है कि इस दुनिया में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो बिना वॉवेल के आए। यदि मैं 2 वर्ड की बात करूं, आई और ओ, जो कि बेसिकली एक लेटर है, लेकिन ये सिंगल आने के बाद ये कंप्लीट मीनिंग पास कर रहा है, यानी इसको तो हम लेटर कह ही सकते हैं लेकिन साथ साथ इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो ये सिंगल लेटर का वर्ड है लेकिन फिर भी एक वॉवेल साउंड है ना। अकेला तो आया लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड कोई अपना रोल प्ले कर रहा है क्या? कॉन्सोनेंट साउंड की कोई हैसियत नहीं, इसकी कोई औकात नहीं। कब तक? जब तक कि इसके साथ कोई वॉवेल ना आ जाए। और इनफैक्ट किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है। कब? जब उसके साथ कोई वॉवेल नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही देख लीजिए, मैंने 2 वर्ड लिया, एक लिया पी और दूसरा लिया टी, और मैंने आपको कहा इसको पढ़िए, इसको प्रोनाउंस कीजिए, पीटी को, पीटी को, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? पीटी। तो आप तो स्पेल कर रहे हैं, यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट, यू आर स्पेलिंग इट। आप तो इसको हिचे कर रहे हो, प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो, ये तो स्पेल ना हो रहा है, ये अलग अलग सेपरेटली ना बोल रहे हो, पीटी अलग अलग बोल रहे हैं। एक साथ दोनों को बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। अब चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 5 वॉवेल साउंड ए, ई, आई, ओ और यू। अब देखिए क्या मिराकल है, यदि पीटी के बीच में ए डाल दिया जाए तो एक वर्ड बन जाता है पैट, जिसको हम आसानी से बोल सकते हैं। आप ए मत डालिए, आप डाल दीजिए ई, तो बन जाएगा पैट, जिसको भी हम आसानी से बोल सकते हैं और ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। देखिए कितना बड़ा मिराकल। यदि आपसे कोई पूछे कि कैसे आप कह सकते हो कि वॉवेल साउंड जो है वह इंग्लिश लैंग्वेज का सोल है, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल क्रिएट करके दे सकते हैं। आप उसको बोलिएगा कि देखिए मैंने 2 लेटर लिया पीटी और इसको एक साथ मैं नहीं बोल पा रहा, यह कोई वर्ड नहीं है, यह कोई मीनिंगफुल सेंस पास नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने वॉवेल का सबसे पहला लेटर यानी कि जो वॉवेल साउंड है उसका सबसे पहला टर्म मैंने यूज किया तो एक मीनिंगफुल वर्ड ये बना दिया, जिसका मतलब होता है थपथपाना, दुलार करना, प्यार करना। देखिए मैंने ई का इस्तेमाल किया तो बन गया पेट, जिसका मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू। यदि मैंने ओ का इस्तेमाल किया तो ये बन गया पॉट, जिसका मतलब होता है बर्तन, कॉन्टिन्यू। मैंने आई का इस्तेमाल किया, इसका मतलब हो गया पिट। मैंने यू का इस्तेमाल किया, इसका मतलब देखिए आसानी से सबको हम प्रोनाउंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि वॉवेल साउंड जो है वह लर्निंग इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? सोल है। तो पहली बात, व्हाट इज द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? वॉवेल्स आर द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा सवाल याद कीजिएगा, आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज को डिसिप्लिन में रखने का काम कौन करता है? जैसे कि एक बच्चे को डिसिप्लिन में रखने का काम उसके पेरेंट्स और उसके टीचर करते हैं, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को डिसिप्लिन में रखने का काम कौन करता है? तो आप बोलेंगे उसका रिस्पेक्टिव ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को डिसिप्लिन में रखता है उसका रिस्पेक्टिव ग्रामर यानी कि हिंदी ग्रामर, और इंग्लिश लैंग्वेज को डिसिप्लिन में रखने का काम कौन करता है? इंग्लिश ग्रामर। ये 2 बातें याद हो गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए तीसरी बात याद कर लीजिएगा, आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला वर्ड, मोस्ट पॉपुलर वर्ड, या फिर आपसे बोला जाए कि सबसे पहला सीखा जाने वाला वर्ड, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला वर्ड या फिर सबसे ज़्यादा सीखा जाने वाला वर्ड, सबसे पहला सीखा जाने वाला वर्ड कौन सा है?
तो आप क्या बोलेंगे? हेलो। क्या बोलेंगे? हेलो। हेलो। और इससे कम फॉर्मल, इससे कम फॉर्मल कौन है? और इसका शॉर्ट वर्जन है ना, और इससे भी कम फॉर्मल कौन है? हे। हालांकि ये तीनों के तीनों इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स वर्ड है। क्या है? इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स वर्ड, लेकिन ये कम इनफॉर्मल है, इसलिए हम अपने सीनियर्स के साथ, अपने से बड़ों एल्डर्स के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि जिस व्यक्ति से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिस व्यक्ति को आप ग्रीटिंग्स कर रहे हो, तो वह व्यक्ति आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन में है, यानी कि आप उनको कुछ भी कर दो तो बुरा नहीं मानेंगे, तो फिर हाय का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो पहला जवाब दीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का सोल क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का सोल क्या है? और इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला सीखा जाने वाला वर्ड कौन है? सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला वर्ड कौन है? तो दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, तो बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आ सकते हैं कि आपसे गलती हो जाए। दैट मीन्स यू मेक अ मिस्टेक, आप गलती कर देते हैं, तो गलती कर देते हैं तो वहाँ पे माफ़ी मांगने की आपको ज़रूरत पड़ जाती है। आप अपोलोजाइज़ करना चाहते हो, आप माफ़ी मांगना चाहते हो, आपने जो गलती किया है उसके प्रति आप रिग्रेट फील करना चाहते हो, तो कैसे बोलें? माई क्वेश्चन इज that when you commit a mistake, when you make a mistake, then what will you say? How will you manage it? आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? कैसे आप सॉरी बोलोगे? कैसे बोलते हो आप लोग? जैसे कि मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई, तो आप लोग क्या बोलोगे? सॉरी। चलिए, एक वर्ड आप लोगों ने दिया सॉरी, फीलिंग ऑफ रिग्रेट का, पछतावे के एहसास के लिए, और कुछ? Forgive me. Okay. और Really very sorry. I'm really very sorry. Okay. और चलिए सॉरी को स्किप कीजिए, सॉरी से मत बनाइए। Apologize भी हो गया। I apologize ऐसे बोलेंगे, या my apology। और नहीं पता है? देखिए, आपने अपने ऑप्शन को सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ सॉरी से आप काम नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं, आपकी गलती की लेवल अलग अलग हो सकती है, तो हर जगह आप सॉरी बोल करके कैसे काम निकालेंगे? है ना, हर जगह सॉरी बोलना तो ठीक नहीं है, और वैसे भी ज़्यादातर लोग जो है वो सॉरी का ही इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपनी गलती को कैसे ओवरकम करें। जब हम गलती करते हैं तो फिर कैसे हम सामने वाले से अपने रिग्रेट का इजहार करें, कैसे हम एक्सप्रेस करें अपनी अंदर के फीलिंग्स को कि मैंने जो गलती किया है उसके प्रति मुझे बहुत ही अफसोस हो, मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ। और आज की क्लास में बेसिकली मैं इसी पे बात करूँगा, और आपको 1, 2, 10, 15 नहीं, टोटल 50+ मैं ऐसे सेंटेंस, ऐसे एक्सप्रेशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ जो कि आपको सॉरी बोलने में हेल्प करेगा। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस? और कंडीशन ये है कि आज की क्लास में जो हम 50+ एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं अपोलॉजी से रिलेटेड, माफ़ी मांगने से रिलेटेड, उसको आज क्लास में याद करके चले जाओ, इसको घर के लिए नहीं छोड़ना है। मेरे साथ रहिएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि 50+ एक्सप्रेशन को, सेंटेंस को अभी के अभी हम लोग याद करते हैं। ओके, तैयार है? आज का टॉपिक देंगे apology expressions। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि आपने जो गलती किया है उसके प्रति जो आपके अंदर रिग्रेट है उसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, और मैं 50+ एक्सप्रेशंस आपको देने जा रहा हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस एक्सप्रेशन को कहाँ पे यूटिलाइज किया जाए, कहाँ पे यूज किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसके लिए अलग अलग रूल्स हैं, जितने एक्सप्रेशंस उतने रूल्स, उतने नियम, उतने चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। तो यदि हम हर चीज़ पे काम करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि कम से कम 15 से 20 दिन तक क्लास सिर्फ अपोलॉजी पे चले, सिर्फ अपोलॉजी पे। अपोलॉजी को किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर दूसरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। आपने किसी को कहा सॉरी, तो सामने वाला भी तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा। 15 से 20
15 से 20 दिन कम से कम आपको इसी एक्सप्रेशन पे काम करने पड़ेगा। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि हम कैसे काम करें ताकि रूल्स को भी ज़्यादा हमको रटना ना पड़े और चीज़ों को हम तरीके से समझ जाएं। तो ध्यान रखेंगे एक्सप्रेशंस को यूज करने के लिए आप सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि आप डिमांड ऑफ टाइम को समझेंगे। किसको समझेंगे? डिमांड ऑफ टाइम को, यानी कि समय की नज़ाकत को। समय की नज़ाकत क्या है, समय की डिमांड क्या है, सिचुएशन क्या है, उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? डिमांड ऑफ टाइम को समझना, यानी समय की क्या ज़रूरत है, समय की क्या नज़ाकत है। दूसरी चीज़ आपको समझना है किस कॉन्टेक्स्ट में हम सॉरी बोलना चाहते हैं। क्या समझना है? किस कॉन्टेक्स्ट में हम सॉरी बोलना चाहते हैं। दो बात, पहली बात क्या, डिमांड ऑफ टाइम क्या है, समय की नज़ाकत क्या है, और दूसरी बात हमको समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम सॉरी बोलना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हुआ कि आप जो सॉरी बोलना चाहते हैं हो सकता है इट मे बी प्रोफेशनल, मे बी इट इज ए बिजनेस टर्म, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस में सॉरी बोलना चाहते हैं। बिजनेस का मतलब क्या हो गया, आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, आपने अमेजोन से ऑर्डर किया, ठीक है, लेकिन आपके ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर नहीं किया जा सका, तो वहाँ पे जो भी एजेंट्स होंगे वो आपको सॉरी बोलेगा ना, तो ये कैसा टर्म हो गया, ये कैसा कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट प्रोफेशनल भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट सोशल भी हो सकता है, यानी सामाजिक कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है। सोशल में हम अपने समाज में, ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो उन सारे कॉन्टेक्स्ट को हम लोग कहते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो दो बातों का ध्यान रखेंगे, डिमांड ऑफ टाइम क्या है, समय की नज़ाकत क्या है, और किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करना चाहते हैं। और तीसरी बात ये आप ध्यान रखेंगे कि हमने जो गलती किया, हमने जो मिस्टेक किया, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, क्योंकि ये भी समझना तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इंटेंसिटी ही तय करेगा कि हमारे सॉरी का लेवल क्या होगा। गलती जितनी बड़ी, सॉरी का लेवल भी उतना ही बड़ा। तो अब तो ये बात क्लियर हो गया है कि आई एम सॉरी से काम नहीं चलने वाला। आप खुद ही सोचिए, गलती कैसी भी हो, आप आई एम सॉरी बोल करके निकल जाते हैं। इज इट परफेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग समवन? इज इट परफेक्ट वे ऑफ सेइंग आई एम सॉरी? शेयरिंग योर इनर थॉट्स, इमोशंस, शेयरिंग योर रिग्रेट्स, इज इट अ परफेक्ट वे? ऑब्वियसली नॉट। समझ गए? तो रूल को हम लोग याद नहीं रखेंगे, बस तीन चीज़ बेसिकली हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि समय की नज़ाकत क्या है, डिमांड ऑफ टाइम क्या है, सिचुएशन क्या है। दूसरी बात, हम किस कॉन्टेक्स्ट में सॉरी बोलना चाहते हैं, और तीसरी बात इंटेंसिटी क्या है। किस चीज़ की इंटेंसिटी? फीलिंग ऑफ रिग्रेट। किस चीज़ की इंटेंसिटी? फीलिंग ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, यानी कि आपके अंदर जो पछतावे का एहसास है, फीलिंग ऑफ रिग्रेट है, उसकी इंटेंसिटी। ऐसा भी हो सकता है गलती तो आपने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ी गलती आपने कर दिया, ब्लंडर कर दिया आपने, लेकिन आपके अंदर फीलिंग जो है बहुत कम, फीलिंग की इंटेंसिटी जो है रिग्रेट की वो बहुत कम है, तो सॉरी की लेवल भी आप कम ही रखेंगे, है ना। जैसे कि क्लास में बहुत सारे बेशर्म बच्चे होते हैं, गलती तो बड़े कर लेते हैं लेकिन सॉरी तक नहीं बोलते, यानी वहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है। ऐसा भी है कि गलती बहुत बड़ी लेकिन फीलिंग ऑफ रिग्रेट की इंटेंसिटी बहुत ही कम, तो सॉरी उसी तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। तो हम कैसे अपने फीलिंग ऑफ रिग्रेट को एक्सप्रेस करें, शेयर करें, वो तीन बातों पे आप छोड़ दीजिए। रूल्स को हम लोग याद नहीं करने वाले, हाँ कुछ एक्सप्रेशन पे हम लोग अलग से काम कर लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन तीन बातों पर आप छोड़ दीजिए, वही तय करेगा कि हमको किस तरह का सॉरी। क्लियर है? बोलिएगा, सबसे पहली बात क्या होगी? डिमांड ऑफ टाइम। सबसे पहली बात क्या? दूसरी बात क्या? कॉन्टेक्स्ट। दूसरी बात और तीसरी बात द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग ऑफ रिग्रेट। द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग ऑफ रिग्रेट। जैसे कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं आई एम सॉरी। क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। इसका प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे आई। और स्पीकिंग इंग्लिश में लॉन्ग फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बेटर रहेगा आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करें, आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। जैसे कि इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो आई एम होता है, और हमको आई एम का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको बोलना है आई। क्या बोलना है? आई। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन हो गया आई एम सॉरी। क्या हो गया? आई एम सॉरी।
अब इसके लेवल को बढ़ाइए, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाइए। ये एक फीलिंग ऑफ रिग्रेट है ना जिसको आपने एक्सप्रेस किया है, इसकी इंटेंसिटी को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इंटेंसिटी को मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो उपाय क्या है? मैं एडवर्ब का इस्तेमाल करूँ। किसका इस्तेमाल करूँ? एडवर्ब का। जैसे कि मैंने कहा आई एम सो सॉरी। क्या मैंने कहा? आई एम सो सॉरी। तो याद कर लीजिए दो तो। पहला क्या? आई एम सॉरी। पहला क्या? और दूसरा क्या? आई एम सो सॉरी। ठीक है। तीसरा, इसका थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। इंटेंसिटी और बढ़ाइए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। या फिर आप कह सकते हो आई एम रियली सॉरी। या फिर आप कह सकते हो आई एम ट्रूली सॉरी। या फिर आप कह सकते हो आई एम टेरिबली सॉरी। चलिए इसको पहले याद कीजिए, फिर आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे। देखिए इस एक्सप्रेशन में मैंने कुछ एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया है। So, very, extremely, really, truly and terribly। ये सभी के सभी एडवर्ब हैं। क्या है? एडवर्ब। यदि आपसे कोई पूछे कि ये किस तरह का एडवर्ब है तो आप बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, क्योंकि डिग्री को बता रहा है ना। डिग्री का मतलब क्या? इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी को बताने का काम कर रहा है। तो जो एडवर्ब किसी भी चीज़ के इंटेंसिटी को बताने का काम करे उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इज इट क्लियर? ओके। तो पहले एक्सप्रेशन में सिंपल रखना है, किसी भी एडवर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप तो यहाँ पे एक बात तो खुद ही कह सकते हो कि जब मिस्टेक जो है बहुत ही छोटी हो, इंटेंसिटी मिस्टेक की बहुत ही कम हो, तो हम सिंपली आई एम सॉरी बोल करके निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मिस्टेक्स की लेवल बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हम एडवर्ब्स का लेवल भी, एडवर्ब्स की डिग्री भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहला हो गया सिंपल, दूसरे में हम लोग शो का इस्तेमाल कर लेंगे, तीसरे में वेरी, चौथे में एक्सट्रीमली, पांचवें में रियली, छठे में ट्रूली और सातवें में टेरिबली। चलिए मेरे पीछे बोलिएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी। ये करके मत बोलिएगा। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। टोटल कितने हैं? 7। चलिए सबसे पहला फिर से, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या, और छठा क्या, सातवां क्या, सब रटा गया। क्या याद करना मुश्किल है? हम लोग ऑर्डर रख लेंगे। एक होगा मेरा सिंपल, उसके बाद हम लोग बोलेंगे सो, उसके बाद बोलेंगे वेरी, उसके बाद बोलेंगे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली के बाद हम लोग बोलेंगे रियली, रियली के बाद हम लोग बोलेंगे ट्रूली, और ट्रूली के बाद हम लोग बोलेंगे टेरिबली। टेरिबली जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ को शो करता है। इतने एडवर्ब्स का आप इस्तेमाल करेंगे। ओके। अब एक और वर्ड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे भी आप इतने सारे सेंटेंस अभी सीख लीजिएगा। एक वर्ड है इम्बैरेस्ड। क्या है? इम्बैरेस्ड। इम्बैरेस्ड का मतलब होता है अचंभा में पड़ना, शर्मिंदा महसूस करना। यानी कि आप शर्मिंदा हो, आपने जो गलती किया उसके प्रति आप शर्मिंदा हो। हिंदी में आप बोलते भी हो, देखो इस चीज़ के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, बोलते हैं ना ऐसे। तो सिंपल बोलेंगे आई एम एम्बैरेस्ड। क्या बोलेंगे? आई एम एम्बैरेस्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सीखिएगा, इसको लोग गलत पढ़ते हैं। लास्ट में ट निकालिएगा, ड मत निकालिएगा। क्यों ऐसा होता है वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए यहाँ पे ड का प्रोनाउंसिएशन, डी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ट। आप एम्बैरेस्ड बोल करके देखिए, इजीली बोल पाइएगा। लेकिन यहाँ पे डी का प्रोनाउंसिएशन आप निकालने की कोशिश कीजिएगा ना, तो वर्ड को बोलना मुश्किल हो जाएगा। आप डी निकाल करके देखिए, बोलिए एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड डी बोलने के लिए टंग को पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ टंग को खींचिए। ड ड ड, डी डी डी, टंग ऊपर चला जाए, तो टंग ऊपर जाएगा तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, बोलने में दिक्कत होगी। बोलिएगा एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड। आप बोलिए एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड। ये बोलना ज़्यादा इजी हो रहा है कि नहीं? क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? तो पहला हो गया आई एम सॉरी, आई एम यहाँ से ये
आई एम embarrassed. आई एम सो Embarrassed. तीसरा बोलिए, I am very embarrassed. चौथा I am बोलिए, extremely पांचवा embarrassed. बोलिए, I am very छठा embarrassed. बोलिए, I am very और embarrassed. सातवां I बोलिए। am very embarrassed. चलिए 7 to 14 वैसे ही देखते देखते याद हो गया कि नहीं हो? कोई दिक्कत है याद करने में? चलिए इसको पहले नोट कीजिएगा। नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट में लिख लीजिएगा इस तरह से, आई यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा सो वेरी एक्सट्रीमली really truly and terribly embarrassed. फिर से 7 सेंटेंस लिखने से बेहतर है कि एक ही में कर दीजिए। क्या समझ जाइएगा ना? बेसिकली 7 सेंटेंस है सर, नोट कर लीजिए। सबसे पहले सिंपल बोलेंगे आई एम एम्बैरेस्ड, उसके बाद आई एम सो एम्बैरेस्ड। चलिए अब सीखेंगे। कभी कभी आपके समाज में, आपके कम्युनिटी में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो काफ़ी आपको विचलित कर देती है, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कोई सेना शहीद हो जाता है, या आपके घर के बगल में आपके कोई दादाजी, आपके कोई जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके जो पड़ोस में हैं, नेबर्स हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे आप सॉरी तो बोलते हो, लेकिन सॉरी बोलने का मतलब ये तो नहीं होता है कि आपकी वजह से, मेरी वजह से आपके जो रिलेटिव्स हैं उसकी मृत्यु हो गई इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य होता है क्या? वहाँ पे सॉरी बोलने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, क्या ऐसे ही ना आप लोग बोलते हो? इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे माफ़ कर दीजिए आपको जो नुकसान पहुँचा इसके लिए? नहीं, इसका मतलब हुआ कि आपका जो नुकसान हुआ है उसके प्रति मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत कष्ट में हूँ आपकी इस परेशानी में, और आपकी इस परेशानी में मैं आपके साथ हूँ। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है? आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है? मुझे खेद है। एक मीनिंग ये भी निकलता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैंने पहले ही कहा था कि आप डिमांड ऑफ टाइम को समझो, आप समय की नज़ाकत को समझो, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बदलने के साथ साथ इसका मीनिंग भी बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले आई एम सॉरी का मतलब क्या था? मुझे माफ़ कर दो। अब आई एम सॉरी का मतलब क्या हो गया? मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत कष्ट है। इज इट क्लियर? तो मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाते हैं, और वहाँ पे आप उस सेरेमनी में गए हो, उस जगह पे आप गए हो, और वहाँ पे आप अपनी फीलिंग ऑफ रिग्रेट को, आप अपने अंदर के एक्सप्रेशन को उसके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आप पहला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। दूसरा सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम सॉरी, यानी कि मुझे खेद है, टू हियर दैट। आप ऐसा कहते हो ना, ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, आई एम सॉरी टू हियर दैट। इसका मतलब ये हो गया मुझे सुनकर काफ़ी तकलीफ हुई, आई एम सॉरी टू हियर दैट। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम सॉरी दैट हैपेंड टू यू। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला सेंटेंस मैंने किस फॉर्म में कहा कि आपकी क्षति के लिए मुझे खेद है, आपका जो नुकसान हुआ उसके लिए मुझे खेद है, मैं कष्ट में हूँ। दूसरा, ये सुनकर के मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। ऐसे भी तो आप सॉरी कहते हैं, अपने रिग्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इसके लिए, यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे कष्ट है, मुझे खेद है, मैं कष्ट में हूँ। कोई दिक्कत है? उसके बाद 3 सेंटेंस आप नोट करेंगे आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, दूसरा आई एम सॉरी टू हियर दैट, एंड तीसरा आई एम सॉरी दैट हैपेंड। रखते चले जाइए। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए। अब एक बार पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिएगा सबसे पहला कौन था? दूसरा, तीसरा, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, आई एम एम्बैरेस्ड।
Number 9, number 10, number 11, number 12, number 13, number 14, number 15, number 16, number 17। चलिए 17 याद हो गया? देख करके मत बोलिएगा, याद नहीं होगा, ठीक है? देख के मत बोलिए। चलिए, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है आपके सामने में, लिसन केयरफुली, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आपके सामने में होता है कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं और उसके बीच में आप जाकर के उनको इंटरप्रेट करते हो, इंटरव्यू करते हो। ऐसा भी सिचुएशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि दो टीचर आपकी बातचीत कर रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। मैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में इसको समझा रहा हूँ, देखिएगा। ये दो व्यक्ति जो है आपस में बात कर रहे हैं और इसमें ये तीसरा व्यक्ति आप जो है ये इंटरफेयर करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक थर्ड पर्सन है जो बाहर से हमसे कांटेक्ट करना चाहता है। मान लीजिए कि मेरा कोई स्टूडेंट ही है, वो मेरे से कम्युनिकेट करना चाहता है, क्लास के शेड्यूल के बारे में मेरे से टॉक करना चाहता है। और देखिए ये जो सिचुएशन है वो कैसा है, किसी इंपॉर्टेंट बातचीत के बीच में आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसा ही सिचुएशन है ना। तो इंटरव्यू करने के लिए भी तो यहाँ पे आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में दखलंदाजी किया है, इंटरप्रेट किया, इंटरव्यू किया, इंटरप्ट किया, बीच में टोका है। तो बीच में टोकने के लिए भी आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, ठीक है? बीच में टोकने के लिए आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन है, उसको भी आप याद करेंगे। पहले सेक्शन में टोटल 14 एक्सप्रेशन थे जिसको हमने देख लिया है, और दूसरे सेक्शन में हम लोग वैसे सॉरी पे काम करेंगे जो सॉरी तब निकलेगा जब हम किसी इंपॉर्टेंट बातचीत के बीच में इंटरप्रेट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। देखा जाए, जब भी दो व्यक्ति के बीच में आप घुसे, दखलंदाजी करें, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। क्या बोल सकते हैं? एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी कोई बोले तो रिस्पॉन्ड में आप क्या बोल सकते हैं? यू आर एक्सक्यूज्ड। क्या बोल सकते हैं? यू आर एक्सक्यूज्ड। या फिर आप कह सकते हैं यू आर फुल्ली एक्सक्यूज्ड, यानी कि थोड़ी सी इंटेंसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। कोई बोले एक्सक्यूज मी तो आप क्या बोलेंगे? यू आर एक्सक्यूज्ड। या फिर यू आर कंप्लीटली एक्सक्यूज्ड। यू आर कंप्लीटली एक्सक्यूज्ड। जैसे कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे गेट, एंट्रेंस गेट के पास आया और मुझे कहा एक्सक्यूज मी सर, मैंने कहा यस यू आर एक्सक्यूज, व्हाट्स द मैटर। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या हो गया? एक्सक्यूज मी। या फिर आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग। क्या बोल सकते हैं? एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग। आप चाहे तो इसके बाद यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग, बीच में दखल देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है? जब सिचुएशन वो दखल करने का, तो आप दो चीज़ याद रखिएगा। और इसके बाद मैं कुछ और एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ जो इस सिचुएशन से थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे याद रख लेना ज़्यादा आसान होगा। यदि इस सेक्शन में आप याद करते हो तो याद रखेगा। तीसरा लिख लीजिए आई रिग्रेट। सिचुएशन बदला है लेकिन हम यहीं पे याद रखेंगे। या फिर आप बोल सकते हो आई ट्रूली रिग्रेट। या फिर आप बोल सकते हो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई इग्नोरेंस। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई इग्नोरेंस। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई इग्नोरेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इग्नोरेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन इग्नोरेंस। चलिए, अभी तक जो याद किए उसको रिकॉल कीजिए। तो सबसे पहला क्या था? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। दिक्कत हो रही है क्या? नहीं ना, दिक्कत हो रही है तो बस ऑर्डर याद रखिए ना। ये सो के बाद वेरी, वेरी के बाद एक्सट्रीमली, उसके बाद रियली, रियली के बाद ट्रूली, और ट्रूली के बाद फेलियर। ठीक है, पहले बोलिएगा इसके साथ सॉरी लगा करके, फिर बोलिएगा एम्बैरस लगा करके।
ठीक है, बोलिएगा सबसे पहला सिंपल बोलिए आई एम sorry. दूसरा I am so sorry. I am very sorry. I am extremely sorry. I am very sorry. I am really sorry. I am very sorry. आप बोलेगा embarrassed लगा सिंपल बोलिए आई एम embarrassed क्या बोलेंगे I am यानी embarrassed. कि मैं शर्मिंदा हूँ I am so embarrassed. I am very embarrassed. I am extremely embarrassed. I am really embarrassed. I am truly embarrassed. I am very embarrassed. उसके बोलेगा आई एम सॉरी फॉर यू Lost. आई एम सॉरी फॉर यू Lost. या आई एम सॉरी टू Hear that. या फिर आई एम सॉरी दैट हैपेंड टू You. यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे कष्ट है नेक्स्ट याद कीजिएगा एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग आई रिग्रेट आई ट्रूली रिग्रेट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय इग्नोरेंस इग्नोरेंस का मतलब होता है नजरअंदाज यानी कि मेरी अज्ञानता के लिए मेरी नासमझी के लिए इग्नोरेंस को आप हिंदी में नासमझी भी कह सकते हो यानी कि मेरी अज्ञानता के लिए मेरी नासमझी के लिए मुझे माफ़ करें ऐसे भी तो आप लोग हिंदी में बातचीत करते हैं ना तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर माय इग्नोरेंस कोई दिक्कत है क्या थक गए आगे बढ़े क्या आप लोगों को खजाना ही दे रहे हैं भर लीजिए या जैसे यूज़ करना है कीजिए इतना सारा सेंटेंस तो क्या दिक्कत हो सिचुएशन जैसा भी हो बेहतरीन तरीके से यूज़ किया खजाना ही है ना ये 2-4 दे के थोड़ी छोड़ रहा है आपके साथ आपके पास खजाना दे रहे हैं चलिए इंग्लिश में जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आपके सामने होता है जब सामने वाले की बात को आप सही से समझ नहीं पाते या सुन नहीं पाते इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं रीज़न यह हो सकता है कि उसकी वॉइस जो है बहुत ही कम हो रीज़न ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नल नॉइज ज़्यादा हो रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे थे उसी टाइम पे कोई दूसरा पर्सन जो है इंटरफेयर कर दिया बीच में आके टोक दिया तो उसकी बात पर से आपका ध्यान हट गया रीज़न ये भी हो सकता है कि ग्रामेटिकली वो थोड़ा सा रॉन्ग था यानी ग्रामेटिकली वो इंग्लिश को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था और इस वजह से भी आप उसके एक्सप्रेशन को उसके कहने के मतलब को आप सही से नहीं समझ पाए एंड ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो यानी कि जब सामने वाले की बात को आप नहीं समझ पाए जैसे कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी में बातचीत कर रहे हो और हिंदी में बातचीत किए तो सामने वाले पर्सन की बातों को आप नहीं समझ पाए तो आप कैसे बोलते हो कि माफ़ कीजिएगा मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया प्लीज़ फिर से रिपीट कर दीजिए इतना बड़ा सेंटेंस बोलते हैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन आप बोलते हैं माफ़ कीजिए मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया कृपया फिर से उसको दोहरा दीजिए या पुनरावृत्त कर दीजिए रिपीट कर दीजिए ऐसे ही ना बोलते हैं इंग्लिश में आपको इतना नहीं करना है सिंपल यूज़ करना है पालन क्या बोलना है पालन पालन का मतलब होता है सॉरी आई डिडंट कैच यू क्या होता है सॉरी आई डिडंट कैच यू सिर्फ पार्डन से सॉरी आई डिडंट कैच यू यहाँ पे कैच का मतलब क्या हुआ वो आदमी आ रहा था उछल करके आप उसको कैच कर लिए इसके बाद कैच का मतलब आप उसकी बात को नहीं पकड़ पाए उसकी बात को नहीं समझ पाए ठीक है ये क्रिकेट का कैच नहीं है या फिर डिडंट की जगह पे आप कुडंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि मैं आपकी बात को कैच नहीं कर पाया मैं आपको कैच नहीं कर पाया इसका मतलब क्या हुआ मैं आपके द्वारा कही गई बातों को कैच नहीं कर पाया सेंस यही है ना तो आप इतना सेंटेंस नहीं बोलेंगे आप सिंपली बोलेंगे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं सॉरी व्हाटएवर यू आर टॉकिंग विद मी आई एम कंप्लीटली अनएबल टू अंडरस्टैंड यू प्लीज रिपीट योरसेल्फ इतनी बात भी बोल देते हैं कुछ लोग ऐसा काम नहीं करना आपको सिंपल क्या बोलना है पालन या फिर आप इसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं पालन नहीं आप ऑब्जेक्ट को ले आइए उठा करके पहला क्या हो गया पालन दूसरा क्या हो गया और इसका इस्तेमाल कब करना है जब आप नहीं किसी जब सामने वाले की बात को आप नहीं समझे और उसके द्वारा कही गई बात को उसी के द्वारा रिपीट करवाना चाहते हो तो हम क्या कहेंगे पार्ट जैसे कि मान लीजिए द सिचुएशन इज कंप्लीटली बिजनेस द सिचुएशन इज कंप्लीटली प्रोफेशनल आप प्रोफेशनली किसी मॉल में काम कर रहे हो मान लीजिए एक कैशियर के तौर पे या फिर किसी एजेंट के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे तो आपके पास कोई कस्टमर आया और आपसे कहा कि मुझे डबल एक्सेल में एक टी शर्ट चाहिए और उसी टाइम पे कोई दूसरा कस्टमर आकर के इंटरव्यून कर दिया तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ उस कस्टमर के द्वारा यानी जो पहला कस्टमर था उसके द्वारा कही गई बात को वह सिक्योरिटी गार्ड हुआ जो स्टाफ था वो नहीं समझ पाया तो सिंपली क्या बोलेगा पार्डन मी बट ज़्यादा फॉर्मल ना तो पार्डन मी के साथ क्या इस्तेमाल करेगा सर क्या इस्तेमाल करेगा सर पार्डन मी सर
क्या बोलेगा? पार्डन मी सर। देखिए पार्डन ये तो फॉर्मल है ही, लेकिन पार्डन मी सर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फॉर्मल। कोई दिक्कत है? या फिर और ज़्यादा फॉर्मली आपको बोलना है। कैसे फॉर्मल का लेवल बढ़ाना है? जैसे कि ऐसा भी हो सकता है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी कि आप सामने वाले की बात को नहीं समझ पाए और उसकी बात को आप रिपीट करवाना चाहते हैं। तो रिपीट करवाना चाहते हैं तो एक ही बात को 2 बार बोलेगा, तो इसके लिए तो आपको फॉर्मल एक्सप्रेशन यूज़ करने पड़ेंगे। ये तो दिक्कत है ना। आपको वहाँ पे रखा गया उनकी बात को सुनने के लिए, लेकिन आप पहली बार में नहीं समझ पाए, आप एक ही बात को दोबारा बुलवाना चाहते हैं और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। आपकी जो फीलिंग ऑफ रिग्रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो बोलिएगा आई बेग योर पार्डन। क्या बोलिएगा? यानी कि मैं पार्डन को बेग कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। ठीक है, आई बेग योर पार्डन। क्या बोलेंगे? आई बेग योर पार्डन। अब इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो यहाँ पे प्लीज ऐड कर दीजिए, टैग कर दीजिए लास्ट में, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हर छोटा छोटा स्लैंग सब लिखाना शुरू कर दे तब तो पूरी कॉपी भर जाती है। तो कुछ चीज़ें आपकी बुद्धि पे भी छोड़ दो, इतनी बुद्धि भी तो आपकी कम नहीं है। यहाँ पे प्लीज लगाना आपको नहीं आता हो, आपको कोई दिक्कत है? या फिर आप कह सकते हैं पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड। लुक हियर, इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं रूड, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, इसका प्रोनाउंसिएशन है रूड। ये जो एक्सप्रेशन है इसका यूज कम्प्लीटली डिफरेंट है ऊपर वाले 3 के कंपैरिजन। जब आप किसी से बोलते हैं पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड, इसका मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने क्लास के रूल्स रेगुलेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, मैं बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया, बिहेवियर में बहुत ही कठोर हो गया, यानी कि आप होमवर्क याद करके नहीं ला रहे तो सीधा मैं घर भेज दे रहा हूँ, आपको मैंने क्लास से बाहर कर दिया, फिर मुझे फील हुआ। या फिर ऐसे आप समझ सकते हो कि किसी बच्चे को मैंने बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर दी, बहुत ज़्यादा पीटा, इतना पीटा कि उसको फीवर आ गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ठीक है, तो मैं उस सिचुएशन में बोलूँगा पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड, यानी इतना कठोर होने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कुछ ज़्यादा ही कठोर से आपसे बात कर रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा सख्ती से आपके साथ बात कर रहा था। याद करेंगे, सबसे पहला क्या? पार्डन। दूसरा क्या? तीसरा क्या? आई बेग योर पार्डन। तीसरा क्या? और चौथा क्या? पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नोट करिए। आई थिंक इस क्लास को दूसरे क्लास में भी शिफ्ट करना पड़ेगा, अभी तो आधा ही हुआ। पूरा ट्रेजर ही हम निकाल के आपको दे दिया, इतना आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, किसी भी दुनिया के किसी भी बुक में, गारंटी यू नहीं मिलेगा। इसको मैंने बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया और मेरे पढ़ने का यही स्ट्रैटेजी रहता है, यही तरीका है मेरे पढ़ाई करना। मैक्सिमम की तरफ काम करता हूँ, मिनिमम की तरफ नहीं। मैक्सिमम पे काम करेंगे तो मिनिमम तो अपने आप आ जाए, दौड़ा भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग सॉरी पे काम कर रहे हैं, आई एम सॉरी पे, सिंपल बोलिएगा। सबसे पहला क्या? दूसरा क्या? नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, I am embarrassed. Number 9, number 10, number 11, number 12, number 13, number 14, number 15, number 15, I'm sorry for your loss. Number 16, I'm so sorry. And number 17, एक्सक्यूज मी से बोलिएगा। सबसे पहला क्या? दूसरा क्या? एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग। तीसरा क्या? और रिग्रेट। चौथा आई ट्रूली रिग्रेट। और पांचवा एक्सक्यूज मी फॉर माय इग्नोरेंस। अब पार्डन से बोलिएगा। सबसे पहला पार्डन मी, उसके बाद पार्डन मी फॉर बीइंग। तो कल हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसी सेक्शन में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अपोलॉजी पे हम लोग काम करेंगे फिर से कल, और कल इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, सॉरी, इसमें एक क्लास और लगेगा कल की बात। ये आज की पहली क्लास थी आपकी अपोलॉजी के एक्सप्रेशन से रिलेटेड, कल दूसरी क्लास होगी अपोलॉजी पे रिलेटेड, और परसों मैं तीसरी क्लास लूँगा जिसमें मैं बात करूँगा कि जब आपसे कोई अपोलॉजी मांगता है, जब आपको कोई सॉरी बोलता है तो आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, ये भी तो ज़रूरी है। तो तीसरे क्लास में हम इसको ओके
Thank you very much for coming. Keep coming and keep learning. Any thoughts in today's class? No thoughts. Don't shake your head like this. Okay, see you tomorrow.